अपने मस्तिष्क को पहचानें। मानव मस्तिष्क एक पैराशूट की तरह है। जब तक वो खुला रहता है तभी तक कार्यशील रहता है। लॉर्ड डेवन। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती। जवाहरलाल नेहरू। मनुष्य का मस्तिष्क बंजर खेत की तरह है। जब इसमें बाहर से मसाला नहीं आएगा, इसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता। स्वागत है। आप यहाँ अपनी स्मरण शक्ति विकसित करने के उद्देश्य से आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई तकनीकों पर बिना नाका किए अमल करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी विकसित हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी हो रही होगी कि मात्र एक किताब पढ़ने से आपकी स्मरण शक्ति चौगुनी कैसे हो सकती है, जबकि आपने कई दिग्गज लेखकों की स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली महंगी पुस्तकें न केवल पढ़ी हैं बल्कि उन्हें दिन रात रट्टा लगाकर कंठस्थ भी किया हुआ है। फिर भी आप अपनी मेमोरी अपने मन माफिक विकसित ना कर सके। तो प्यारे श्रोताओं, सच बात तो यह है कि कुछ पुस्तकें बाहर से देखने के लिए होती हैं और कुछ पुस्तकें अंदर से झांकने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ समझने के लिए। ये पुस्तक जो आप इस समय सुन रहे हैं, ये न केवल सुनकर पढ़कर समझने के लिए है बल्कि समझकर प्रयोग करने के लिए भी है। परंतु आप इस पुस्तक में दी गई विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब आप इसमें दिए गए अभ्यासों पर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज हम मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति को विकसित करने का कार्य मस्तिष्क ही करता है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क प्रकृति की अनमोल देन है। ये मनुष्य की शक्तियों का भंडार है। ये अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल सकती है जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। इसका इस्तेमाल करने से पहले आइए हम एक नजर इसकी कार्य प्रणाली पर डालते हैं। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। ये 8 हड्डियों से बने एक कोष्ठ यानी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसकी बनावट अखरोट से मिलती जुलती है तथा इसका रंग भूरा होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच तथा दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। पुरुष के मस्तिष्क का भार जहां लगभग 50 से 60 औंस होता है, वहीं स्त्री के मस्तिष्क का भार लगभग 45 से 50 औंस होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे विकसित माना गया है। इसमें लगभग 1000 खरब स्नायु कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। इन दोनों भागों को दायां व बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर से संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर के बाएं हिस्से का संचालन जहां मस्तिष्क का दायां गोलार्ध करता है, वहीं दाएं भाग का संचालन बायां गोलार्ध करता है। मस्तिष्क का बायां भाग जहां बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने, सोचने का काम करता है, वहीं दाहिना भाग कल्पना, संगीत, शारीरिक अभिव्यक्तियों, दुनिया को जानने, ज्यामिति, गणित और अन्य जटिल गणनाओं का काम करता है। दोनों भाग अलग अलग होने के बावजूद भी कोर्पस कैलोमस द्वारा आपस में मिलकर मनुष्य की हर गतिविधि का संचालन करते हैं। मस्तिष्क के बारे में मैं आपको एक खास बात और बता दूं। असल में दुनिया की 80% आबादी का बायां मस्तिष्क सक्रिय है। इसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने काम दाएं हाथ से करते हैं। दाएं हाथ से काम करने की वजह से बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकतर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। दाएं को एक्टिव करें। मस्तिष्क का बायां हिस्सा जहां आदेश देता है, शरीर को नियंत्रित करता है और काम में निपुणता देता है, वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा हमें आजादी, जोखिम और परेशानी उठाने को उकसाता है। यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप दाहिने मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करें। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का नियंत्रण चेतन और अवचेतन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। दोनों को हम कुछ निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं। हमारे दिल की धड़कन कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर का ताप कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर की श्वास गति को कौन नियंत्रित कर रहा है? आंखों की पलकों को कौन झपका रहा है? ये सब क्रियाएं
अवचेतन मस्तिष्क द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा चाय पीना, पढ़ना, लिखना तथा अन्य शारीरिक कार्य चेतन मस्तिष्क करता है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि चेतन व अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं। ये एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियां हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं वो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है तो वो उसी रूप में मान लेगा। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी बात को स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना ये सोच देर सवेर कभी भी आपको परेशान कर सकती है। चेतन मस्तिष्क की तुलना में अवचेतन मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली होता है। अवचेतन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, फिर भी यह हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं, विचार शक्ति तथा कल्पना को प्रभावित करता है। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा चेतन मन द्वारा उपजाए गए भ्रम व द्वंद्व से खुद को दूर रखते हुए लगातार कार्य करता रहता है। अवचेतन हमारी जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि सुप्त अवस्था में भी लगातार कार्य करता है। चेतन अच्छे बुरे के बारे में सोचकर अपने कार्य क्षेत्र से हटने या उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आप जो जो चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वो वक्त आने पर आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति खासी विकसित हो तो आप अपने अवचेतन को बार बार ये बात याद कराते रहें कि आपको अपनी स्मरण शक्ति चौगुनी विकसित करनी है। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी ये मनोकामना बड़े चमत्कारिक ढंग से पूरी अवश्य करेगा। अवचेतन मन के बारे में मनोशास्त्री फ्राइड ने कहा है कि ये बर्फ के उस बड़े खंड के समान है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का भाग बहुत छोटा है और अवचेतन मन का भाग काफी बड़ा है। हालांकि आइसबर्ग का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, फिर भी वो बड़े बड़े जहाजों को चकनाचूर कर सकता है। इसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी ही अवचेतन क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु उनमें इतनी शक्ति छुपी होती है कि वो बड़े बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। मस्तिष्क का व्यायाम, न्यूरोबिक्स। मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को सक्रिय न रखा जाए तो वो कमजोर और सख्त हो जाता है। इससे आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साथ साथ आइडिया यानी विचारों का संचारण भी कम होने लगता है। तनाव और बोरियत यानी ऊब बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ भी मस्तिष्क की क्षमताएं घटने लगती हैं। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचार और कल्पना मस्तिष्क में नहीं उपजते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि मस्तिष्क के सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन यानी एडजस्टमेंट, अनुकूलन यानी एडॉप्शन, सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी टू लर्निंग, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग तथा विवेक यानी विजडम में सुधार पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोबिक्स के लिए कई सुझाव दिए हैं जो बेहद सरल हैं। इन पर अमल करने के बाद आप अपनी मस्तिष्क क्षमताओं को सारी उम्र पैना बनाकर रख सकते हैं। अपनी आंखों में पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथों से छूकर महसूस करें। विभिन्न प्रकार के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा सामने रखें और आंखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलें। आंखें मूंद कर नहाएं, शरीर को पोंछें, कपड़े बदलें, बाथरूम से निकलने तक आंखें बंद करके रखें। भोजन की थाली आने के पहले आंखें बंद कर लें। थाली सामने आने पर केवल सुगंध से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानें। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि के खेल उल्टे हाथ से खेलें। अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें।
उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, चित्र बनाएं, उल्टे हाथ से चम्मच से खाना खाएं और उल्टे हाथ से लेन देन के काम करें। उल्टे हाथ से बाल संवारें, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से बैठें। ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फोन पर नंबर डायल करते समय उल्टे हाथ का प्रयोग करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें। पहेलियां हल करें, शब्द पहेलियां भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। ना समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। ये दिमाग को तेज करने का काफी अच्छा उपाय है। 2 गेंद लेकर एक साथ खेलें, दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उठा लें, उसे पकड़ें, टप्पे के साथ उसे उछालें और पकड़ें। इसे करने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कोई नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें, पुस्तक को उल्टा करके पढ़ें। पूर्व परिचित अपने 10 लोगों के नाम व उनके चेहरे आंखें बंद करके याद करें, उसे लिख लें। ऐसा हर दिन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व चेहरा याद करें वो हर बार नए होने चाहिए। किसी की नकल करें, एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करें, किसी का इंटरव्यू लें, टीवी पर प्रसारित होने वाले जिंगल याद करें, उस जिंगल पर आधारित अपने मन से नई जिंगल बनाएं। पुरानी बातों को याद करें, कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पों का स्वाद चखा था, घूमने के लिए कहाँ गए थे और वहां आपने क्या क्या किया था, दिल्ली में तेज बारिश व कड़ाके की सर्दी कब कब हुई थी। ध्यान रखें, न्यूरोबिक्स का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी ना करें। इनसे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से समय देकर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मस्तिष्क की तह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। सिर्फ एक ही प्रयास से विचलित ना हो जाएं, अभ्यास जारी रखें। सीखने की कला कैसे विकसित करें? मनुष्य सफलता से कुछ नहीं सीखता, विफलता से बहुत कुछ सीखता है। अरबी लोकोक्ति। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। महात्मा गांधी। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना सीख लेना ही नहीं है। इसका मतलब है व्यक्तित्व का विकास। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। स्वेट मार्डेन। प्रिय श्रोता, स्मरण शक्ति बढ़ाने में आपके सीखने की कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाहिर सी बात है कि जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, फिर उसे कैसे याद रख पाएंगे। इसलिए आज हम सीखने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कला आपकी मेमोरी पावर को चौगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर हम सीखने की परिभाषा को जानना चाहें तो हमारे सामने यही बात आएगी कि जिस काम को हम आज नहीं कर सकते उसे हम कल करना जान लेते हैं, तो इसे सीखना कहा जाता है। जरा सोचिए, यदि सीखने की क्रिया नहीं होती तो हम अपने जूते समय पर नहीं पहन पाते, कपड़ों के बटन बंद करने में घंटों लगाते, बाजार जाते परंतु घर लौटते समय रास्ता भूलकर कहीं और पहुंच जाते। इस संसार में खेल कूद तथा कुश्ती के दंगल नहीं हो पाते, मेले नहीं लग पाते, मकान नहीं बन पाते और मानव संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हमारा सीखने की कला को जानना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की 3 विधियां मानी हैं। 1. प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। नंबर 2. सूझ के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इंसाइट। नंबर 3. अनुकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अब हम इन 3 विधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आता है प्रयत्न और भूल। ये विधि हमें ये बताती है कि मानो हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे कर रहे हों और कुछ देर के बाद ही हमारी कोई क्रिया ऐसी हो जाए जो हमें सफलता प्रदान करे, तो इस प्रकार का सीखना प्रयास और भूल का सीखना कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी ताले को खोलना चाहते हैं परंतु उसकी चाबी नहीं पहचान पाते, ऐसी स्थिति में गुच्छे में जितनी चाबियां होती हैं हम ताले में डालकर
ताला खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ कोशिशों के बाद हमें सफलता मिल जाती है और हम ताला खोलने में सफल रहते हैं। यदि हम इसी क्रिया को बार बार दोहराएं तो हमें हर बार कुछ कोशिशों के बाद सफलता मिल जाती है और हम सही चाबी का प्रयोग करना सीख लेते हैं। साथ ही साथ यदि हम इसका रिकॉर्ड बनाते जाएं तो पता चलेगा कि ज्यों-ज्यों हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, हम कम प्रयासों में ही सही चाबी ढूंढ निकालते हैं और अंत में एक ही प्रयास में ताला खोल सकते हैं। इसी भूल और प्रयास के द्वारा सीखने की क्रिया सफल होती है। सूझ के द्वारा सीखना, इसे हमारी तीसरी आंख यानी अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। जब हम किसी परिस्थिति अथवा किसी मुश्किल को अच्छी तरह समझ लेते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा उसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो ये सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझ के आधार पर सीखना ही सूझ के द्वारा सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में हम अपने पहले के अनुभवों को भली भांति मिलाकर नई स्थितियों में काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। वहां हमें कल शाम के पहले ही पहुंचना है। ऐसी स्थिति में हम रेलवे टाइम टेबल देख सकते हैं, इंटरनेट से उसके बारे में जानकारी लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वहां कौन कौन सी गाड़ी या बस हमें समय से पहले पहुंचा सकती है। हमारे इसी प्रयास को सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। अनुकरण के द्वारा सीखना, आज बहुत से मनोवैज्ञानिक अनुकरण की विधि को सबसे प्रधान बताते हैं। वास्तव में अनुकरण एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। आज का युग समाज प्रधान युग है। अनुकरण की क्रिया की शुरुआत समाज के संपर्क में आने के बाद ही संपन्न होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार पूरे समाज का ढांचा अनुकरण पर ही आधारित है। अनुकरण का अर्थ है कि किसी को देखकर वैसा ही कार्य करना। मनुष्य समाज में रह रहकर रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक रीतियों आदि का पालन अनुकरण के आधार पर ही करता है। इसलिए समाज की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरण के आधार पर ही आगे बढ़ती है। सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के 3 नियम हैं। 1 तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। 2 अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तथा 3 प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम, तत्परता सीखने का मुख्य आधार है। जो शरीर सीखने के लिए जितना तैयार होगा वो उतनी ही तेजी से सीखता है। जब शरीर तत्परता की स्थिति में होता है तो वो सामग्रियों को तत्काल ग्रहण कर लेता है। परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी अपना विषय सीखने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। वो थोड़ा सा बता देने पर ही याद कर देते हैं। अभ्यास का नियम, अभ्यास सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते हैं उन्हें हम सीख लेते हैं तथा जिन कार्यों का हम कभी अभ्यास नहीं करते उन्हें भूल जाते हैं या सीख नहीं पाते। प्रभाव का नियम, इसे संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जो क्रियाएं हमें संतोष देती हैं उन्हें हम कम बार दोहराने पर भी सीख लेते हैं और जो क्रियाएं हमें असंतोष देती हैं उन्हें बार बार दोहराने के बाद भी हम उन्हें सीख नहीं पाते। सीखना कई परिस्थितियों पर आधारित है। सीखने की उत्पत्ति केवल एक परिस्थिति द्वारा नहीं होती। जब तक आदमी किसी चीज को सीखने के योग्य नहीं है वो नहीं सीख सकता। केवल योग्यता के द्वारा भी नहीं सीखा जा सकता। योग्यता के साथ साथ इच्छा और परिश्रम का होना भी अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बिना पढ़े वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अभ्यास के साथ ही उसे अपनी क्रियाओं के द्वारा संतोष होना चाहिए। असंतोष के कारण काम पूरा नहीं हो पाता। ऐसे कई आधार हैं जिन्हें सीखने के अंग यानी फैक्टर्स कहा जाता है। आप सीखने की कला में अच्छी तरह से माहिर हो जाएं, इसके लिए मैं आपको सीखने के अंगों के बारे में भी बता देता हूं। वंश परंपरा यानी हेरिडिटी। वंश परंपरा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार तथा उसकी योग्यता का पता चलता है। जिस प्रकार का स्नायु मंडल, शारीरिक आकार तथा बुद्धि, संवेग आदि की मानसिक क्रियाएं व्यक्ति में होती हैं, उसी प्रकार की क्रियाओं को वो सीखने में सक्षम रहता है। प्रेरणा, मोटिवेशन। हर इंसान में दैहिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रेरणाएं पाई जाती हैं। जब सीखने की क्रिया किसी प्रेरणा के साथ जुड़ जाती है
तब उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, डांट, आत्मसम्मान, भूख, प्यास इत्यादि प्रेरणाओं के ही अंग हैं। इच्छा शक्ति, विल टू लर्न, हम जिस कार्य के प्रति जितना अधिक सचेत होते हैं उसे उतना ही शीघ्रता से सीख लेते हैं। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, दोहराना सीखने का आवश्यक अंग है। यदि हम बिना किसी उद्देश्य के ही वस्तु को दोहराते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। साथ ही साथ बिना दोहराए सीखना प्रारंभ नहीं होता। किसी वस्तु को सीखने के लिए कम से कम एक बार दोहराना जरूरी है। फल का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, किसी भी काम को सीखने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब आदमी कोई कोशिश करता है और जब उसकी कोशिश बेकार हो जाती है तो उस आदमी का उत्साह टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हर कोशिश के फल के बारे में जरूर जानें और उसी चीज को सीखें जो हमें अच्छा फल दे सकती है। सीखने की कला विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। हम कोई भी चीज उसी समय सीख सकते हैं जब हमारा मन मस्तिष्क उसे सीखने के लिए तैयार होता है। याद रखिए, आप घोड़े को नदी के किनारे तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरन पानी नहीं पिला सकते। इसलिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते रहते हैं उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। इसलिए कोई भी चीज सीखने के बाद हमें उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कोई नई चीज सीखते समय हमारे सामने कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, जैसे आलस्य, डर, दिशा निर्देश एवं धन की कमी। यदि हम डटकर इन अड़चनों का सामना कर लें तो ये अड़चनें अपने आप कम होती जाएंगी। इसलिए कुछ भी नया सीखते समय इन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहिए। क्या आपने किसी लोहार को अपनी बाहों को मजबूत करने के लिए व्यायामशाला में जाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि बाहें मजबूत करने के लिए लोहार का लोहा कूटना ही काफी होता है। इसी प्रकार किसी अकाउंटेंट पर नजर डालेंगे तो आपको हिसाब किताब में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि हिसाब किताब करना उसकी आदत जो बन गई है। सीखने का कोई अंत नहीं है। ये ना समझें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। हम जितना अधिक देखते, सुनते या महसूस करते हैं उतने ही हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं। इसलिए सीखने की क्रिया को सतत मानते हुए आप हर नई बात सीखने के लिए तैयार रहिए। जब किसी चीज को सीखते समय हमें खुशी मिलती है तब हम उस चीज को आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि नए प्रयोगों को करते समय और नए विचारों को प्रयोग में लाते समय आनंद का अनुभव करें।